हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज का दिन 15 अगस्त, ये हमारे देश के लिए और स्लीपी क्लासेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन देश ने पूरे 75 साल पूरे कर लिए आज़ादी के। 1947 में आज़ाद हुआ था, आज 2022 में 75 साल हो गए। ऐसी स्लीपी क्लासेस ने 2017 में शुरू किया था, आज के दिन 2017 में, और आज 2022 15 अगस्त को 5 साल पूरे कर लिए हैं। ये अचीवमेंट इंडिया और स्लीपी क्लासेस दोनों हो पाई है। और ये क्यों हो पाई है? ये आप सबकी वजह से, हम सब इंडियंस की वजह से, हम सबकी मेहनत की वजह से, लगन की वजह से। तो इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा आज सुबह? उन्होंने कहा हमें 5 रेजोल्यूशन लेनी है अगले 25 साल के लिए। पहला, हम मेहनत करेंगे ताकि एक विकसित भारत बने। सेकेंड, अब फ्रीडम हमने पा ली है तो उसको ट्रू वे में भी हमें पानी है फ्रीडम। तो जितनी गुलामी हम सफ़र कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस हम पे लग रही है, हम चॉइसेस एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो वो सब अब हम प्रैक्टिस करेंगे। पर ऑब्वियसली मेक श्योर कि वो मेरी फ्रीडम से आपकी फ्रीडम को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो तीसरा रेजोल्यूशन उन्होंने क्या कहा कि यूनिटी भी बना के रखनी है। आप जैसे आपने जीना जियो, पर दूसरों की यूनिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो प्रिंसिपल क्या हो गया? फ्रेटर्निटी भी बना के रखनी है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। फिर ऐसे ही उन्होंने कहा कि अब हमें देखो, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हम कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, कहीं भी जाना है, हम उनके कल्चर एक्सप्लोर करना है, पर हम अपना क्यों नहीं कर रहे? हमारा इतना बड़ा देश है, हर 4 या 5 किलोमीटर के बाद कल्चर चेंज दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अपने कल्चर पे प्राउड फील करना चाहिए, उसे प्रमोट करना चाहिए। उसी से हम सबकी देखो पूरी इकॉनमी चलेगी, हमें प्राउड भी फील होएगा, सोशल डेवलपमेंट होगी, हमारा कल्चरल और इनरिच होएगा। तो इस पे आप प्लीज़ ये रेजोल्यूशन लो कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करोगे, प्राउडली बोलोगे कि आप कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते हो, ये खाना खाते हो, ये कपड़े पहनते हो। प्लीज़ ये आपसे प्राउडली बोलना है। देन लास्टली, राइट्स डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे गांधी जी ने भी कहा था राइट्स एंड ड्यूटीज शुड गो हैंड इन हैंड। तो ड्यूटीज़ पे भी फोकस करना है। अब हमारी छोटी छोटी ड्यूटीज़ क्या है? आप कमरे से बाहर निकल रहे हो, लाइट ऑफ करो, फैन ऑफ करो, पानी वेस्ट ना करो, देन रैपर्स ना फेंको, स्वच्छ भारत अभियान में कंट्रीब्यूट करो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेट्रियाटिक वैल्यूज शो करो। तो अब हमने ये सब रेजोल्यूशन फॉलो करना है ताकि हम अपना एक नया भारत बना सके, न्यू इंडिया। ऐसे ही स्लीपी क्लासेस के कुछ रेजोल्यूशंस हैं। हम सब आपसे चाहते हैं कि आप मेहनत करो, पूरे डेडिकेशन के साथ हमें सपोर्ट करो। आपको जो प्रॉब्लम है हमें बताओ, और हम मिलके आपका और हमारा ड्रीम अचीव करेंगे लबासना जाने का। राइट? ओके। तो दोस्तों, आज मंडे, तो आज का प्रीमिक्स सेशन रहेगा ज्योग्राफी पे। तो आज के टॉपिक्स है लैंडफॉर्म्स, रॉक्स एंड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस चलो अब हम सॉल्व करते हैं। ओके। पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा लास्ट टॉपिक में अर्थक्वेक रिलेटेड एक फैक्ट डिस्कस करना चाहता था, बिकॉज ये न्यूज में था, तो उस पर एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। ओके। तो ये कैसे मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक होती है उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेस आपने सुना होगा। तो केमिकल वेदरिंग में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, वो एक क्वेश्चन। देन थर्ड, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में ही आता है मास मूवमेंट, तो वन ऑफ द मास मूवमेंट पे एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। इजी है, मुश्किल नहीं है। थर्ड, लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म बन रहे हैं और कुछ जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर लैंडफॉर्म के लिए, उस पर एक क्वेश्चन। तो प्लीज सॉल्व करिए आप। एंड लास्ट क्वेश्चन, रॉक्स पे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो उस पर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज सॉल्व करके देखिए आप। कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे। तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। चलो दोस्तों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ओके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मर्सली स्केल। देखो, 2 तरह के स्केल होते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, रिक्टर स्केल एंड मर्सेली स्केल। ये एक्चुअली अब न्यूज़ में क्यों है? ये अर्थक्वेक इवेंट्स होते रहते हैं इसलिए न्यूज़ में। और साथ में क्या हो गया, अब यूपीएससी अर्थक्वेक बेस्ड क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के साथ एडिशनल अब फोकस उसका क्या हो गया कि कैसे मेजर कर रहे हैं। बिकॉज ये न्यूज़ में बहुत रहता है क्योंकि अर्थक्वेक बहुत हो रहा है और हम अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे अर्थक्वेक कब हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस इंटेंसिटी से हो रहा है, ये सब। तो ये इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस हो रहा है कि R&D पे फोकस करें हम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि हम अच्छे से मेजर कर पाए। तो उसी को ध्यान में रख के यूपीएससी का भी फोकस इस पे शिफ्ट हो रहा है अब। तो उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया है। तो मर्सेली स्केल, रिक्टर स्केल। तो मर्सेली स्केल क्या है? पहले ये मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, और रिक्टर स्केल मेजर करता है मैग्नीट्यूड, कि
कितनी पावरफुल अर्थक्वेक था, वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। मर्सेली स्केल हो गया, अब उस अर्थक्वेक की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ा, तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को जज करा। तो इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक हम बोलते हैं कि उसके से कितनी बिल्डिंग्स डैमेज हुई, रोड्स डैमेज हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, लोग मरे, ये सब फैक्ट्स हम कवर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। तो मर्सेली स्केल, तो मर्सेली स्केल बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्या पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज क्लोज एंडेड लीनियर स्केल। तो दो कीवर्ड्स इसमें ध्यान रखना, क्लोज एंडेड एंड लीनियर स्केल। तो लीनियर स्केल है, इसको हम लीनियरली मेजर करते हैं, कोई लॉगरिदम नहीं है, तो इसके और क्लोज एंडेड है, इसकी वैल्यूज हम कैसे मेजर करते हैं, 1 to 12। तो 1 मीन्स सबसे कम इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक, और यू कैन से जीरो इफेक्ट। तो राइट, जीरो इफेक्ट विद इंटेंसिटी 1 अर्थक्वेक। देन 12 इंटेंसिटी मीन्स, और मर्सेली स्केल पे इसका मतलब कि मैक्सिमम अर्थक्वेक जिसने मैक्सिमम डैमेज कॉज किया है, तो टोटल डिस्ट्रक्शन। तो आप देखोगे दोनों ऑप्शन सही है, क्लोज एंडेड 1 to 12, लीनियर स्केल पे हम मेजर कर सकते हैं, एंड इसकी इंटेंसिटी 1 मीन्स जीरो इफेक्ट, 12 मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन। तो आंसर क्या रहेगा, 1 and 2। आई होप ये आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली इसके बारे में। और रिक्टर स्केल क्या है, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को ऑब्जर्व करता है, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो, वही सेम है जो मैंने कहा। एंड दिस इज अबाउट रिक्टर स्केल, वो क्या मेजर कर रहा है, मैग्नीट्यूड, राइट। और ये क्या, इसमें लॉगरिदमिक स्केल है, ध्यान रखना। मर्सेली स्केल क्या, लीनियर स्केल, रिक्टर स्केल क्या है, लॉगरिदमिक स्केल, ये ध्यान में रखना बस। एंड एक और कीवर्ड है साइज्मोग्राफ। साइज्मोग्राफ्स क्या होते हैं, प्लीज वीडियो पॉज करके मुझे बताओ साइज्मोग्राफ का रोल क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबाउट केमिकल वेदरिंग। कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है केमिकल वेदरिंग में। तो अगर आप देखो, आपने पढ़ा होगा केमिकल वेदरिंग, तो आपको ध्यान में आएगा। तो डिसोल्यूशन क्या होता है कि देखो, बेस्ट एग्जांपल डिसोल्यूशन क्या है, लीचिंग प्रोसेस। प्लीज वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ लीचिंग क्या होता है। आई कैन श्योरली से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लीचिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ। ओके, लीचिंग मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे रॉक सॉइल प्रोफाइल है, तो सॉइल प्रोफाइल में ऊपर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, और अगर वो मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सपोज रेनफॉल हुई, वाटर विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, या और यू कैन से डाउन लेयर्स ऑफ द सॉइल। तो जब वो नीचे मूव करेंगे तब क्या करेंगे, वो मिनरल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं उनको डिसॉल्व करके अपने साथ नीचे ले जाएंगे, उसको हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। तो प्लीज बताना लीचिंग प्रोसेस किस सॉइल में फाइंड होता है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल। देखो, आपकी ज्योग्राफी ऐसी रिवाइज होगी जितना इंटरलिंक करते रहोगे, राइट। तो लीचिंग की डेफिनेशन बताओ, सॉइल कौन से सॉइल में हमें दिखती है लीचिंग प्रोसेस। ओके, तो इसमें क्या है, केमिकल वेदरिंग हो रही है। तो इस डिसोल्यूशन इज सिंपल, इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स। तो क्या हो रहा है, जैसे कुछ रॉक्स है, अब उन रॉक्स में क्या हो रहा है, कुछ वाटर सॉल्युबल मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे सोडियम वगैरह। तो वो वाटर जब उनको अट्रैक्ट मतलब हिट कर रहा है या उनके पास प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उन मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेगा और वाटर अब लेके चले जाएगा। तो अब रॉक पीछे से क्या रहेगा, रॉक के उसमें केमिकल चेंजेस आ गए, क्योंकि उसमें कुछ मिनरल्स लूज कर दिए, तो रॉक क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। और सिंपल डेफिनेशन आपको वेदरिंग की पता ही है, या केमिकल वेदरिंग की, इट इज अ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इन सिटू। एक कीवर्ड जरूर ध्यान रखना, इन सिटू, ऑन द स्पॉट, वहीं पर ही वेदरिंग हो रही है। तो डिसोल्यूशन केमिकल वेदरिंग में आता है। देन एक्सफोलिएशन, अगर हम देखें एक्सफोलिएशन, ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्सफोलिएशन, सपोज एक आपने देखा होगा अनियन, आपने देखा होगा अनियन कैसा होता है, अनियन की लेयर्स होती है, ऐसी क्या होता है, रॉक्स होती है, रॉक प्रेजेंट होएगा। अब रॉक में फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं कि सपोज आपने क्या किया, एक हैवी रॉक था वो अपलिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, जो ऊपर वाली लेयर है रॉक की वो एक्सपैंड कर जाएगी, राइट। एक्सपैंड करगी तो क्रैक्स डेवलप होंगे, तो जब क्रैक्स डेवलप होंगे, जो अपर लेयर है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी बाकी रॉक्स के पार्ट से, और वो क्या होगा, वो टूट गए तो वो फिर नीचे गिर जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल वेदरिंग। ये हो गया फिजिकल इंपैक्ट की वजह से। दूसरा इंपैक्ट क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज। अब डेजर्ट में क्या होता है, दिन में बहुत गर्मी 40 डिग्री पहुंच जाएगा, और रात में क्या होगा, टेम्परेचर 20 डिग्री, तो एकदम से इतना डायर्नल चेंज आ रहा है, हम बोलते हैं डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर। पूरे दिन में 24 घंटे में इतना डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रॉक्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कोई भी चीज़ एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होएगा, उसमें क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और एक टाइम के बाद क्या होगा, जो अपर लेयर है वो ब्रेक हो जाएगी,
तो उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। तो पीलिंग प्रोसेस बोलते हैं, जैसे अनियन के लेयर्स को हम पील करते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल हो गया। तो सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर हम आंसर देखें तो सी एंड डी तो आंसर है ही नहीं। बचा क्या, 1 एंड 3 आर करेक्ट। अब हमें देखना 4 एंड 6 में क्या वो सही है नहीं है। देन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमें पता है भी केमिकल वेदरिंग है, जब रॉक्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं और ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो हमें आप देखोगे जो विंध्यन रेंज है वहाँ पे क्या है, आयरन ऑक्साइड्स मिलेंगे आपको। आयरन रॉक्स थे, तो आयरन रॉक्स को क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन की वजह से। अब वहाँ पे हमें वेदरिंग दिखती है, तो विंध्यन एस्कार्पमेंट्स तभी हम बोलते हैं, विंध्यन एस्कार्पमेंट्स मतलब क्लिफ शेप, वो वेदरिंग की वजह से क्लिफ शेप बन गई है, राइट। तो ऑक्सीडेशन का। देन हाइड्रेशन का क्या, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर। वाटर क्या कर रहा है, वाटर ब्रेक हो रहा है। अब वाटर पता हमें किससे बना होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, इसमें स्प्लिट होके फिर वो क्या कर रहा है, रॉक्स के मिनरल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, उससे भी वेदरिंग हो रही है। तो हाइड्रेशन प्रोसेस भी केमिकल वेदरिंग का पार्ट है। देन अब 4 भी सही है, तो आंसर आप उससे गेस कर सकते थे। 1, 3 एंड 4 इसमें ऑप्शन ट्रिकी नहीं रखे थे। पर अब इसमें क्या आ रहा है, फ्रॉस्ट वेजिंग। अब फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है, अब देखो वही कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। अब सर्दियों में क्या होता है, वाटर क्या करेगा, रॉक के क्रैक्स में चले जाएगा, उनके क्रैक्स में चले जाएगा। तो उन क्रैक्स में क्या होगा, वाटर अब लिक्विड फॉर्म में है। अब जब गर्मी आए तो क्या होगा, वो मेल्टेड फॉर्म में होगा। अब एकदम सर्दियाँ होगी तो सर्दियों में क्या होगा, अब ये क्या करेगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस में जब कन्वर्ट करेगा तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो ये क्या करेगा, साइड वाली वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये वाली वॉल्स इनमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी कारण फिजिकल वेदरिंग हो रही है। तो फिफ्थ के फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। लास्ट मैंने एग्जाम्पल रखा था बिकॉज आप देखोगे आजकल ह्यूमन एक्टिविटी बहुत हो रही है और हम मूव कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एरा में। अभी हम कौन से एरा में है, होलोसीन। तो साइंटिस्ट बोल रहे कि हम एंथ्रोपोजेनिक एरा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसको ये पॉइंट मैंने एक्चुअली शेयर करना था आप सबको। तो एंथ्रोपोजेनिक एरा में क्या हो रहा है, अब आप देखो पूरे क्रॉस दी वर्ल्ड हर जगह पे इंपैक्ट क्या दिखेगा, ह्यूमंस का। तो उसी से ध्यान में रख के एसिड रेन लेड डिसोल्यूशन बेसिकली क्या हो रहा है, एसिड रेन हम ह्यूमंस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, वाटर में मिक्स हो रहा है, क्लाउड्स में जाके रेनफॉल में, और फिर वो एसिड रेन की फॉर्म में फॉल हो रहा है। अब एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, अब जिन रॉक्स पे गिर रहा है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे केमिकल वेदरिंग हो रही है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ताजमहल, आपने देखा होगा ताजमहल में क्या हो रहा है, उसमें वेदरिंग स्टार्ट हो गई है। तो आपने देखा होगा अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ताजमहल के नियर बाय आई गेस 5 किलोमीटर रेडियस पे कोई व्हीकल्स नहीं दिखना चाहिए पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल केमिकल वेदरिंग के हैं जो हमें रियल लाइफ में दिख रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व नहीं करते, उसको हम सिर्फ डिफरेंट एंगल से देखते हैं। पर आपको देखो ये ज्योग्राफी का ही एप्लीकेशन है। तो इन्वायरमेंट ह्यूमन ज्योग्राफी का है, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन ही होती है। तो प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना, राइट। तो आंसर हो जाता आपका सॉल्व, आई नो, पर कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करना था मुझे इन क्वेश्चंस के थ्रू, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट्स रखे। आप एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन स्लोप फ्लोइंग ऑफ सॉइल मास। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड मास मूवमेंट होती है। वी हैव स्लो, रैपिड, मतलब मास मूवमेंट्स। मास मूवमेंट सिंपल टर्म्स में क्या है, इट इज़ अ डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट फोर्स। प्लीज मुझे फोर्स बताओ, रनिंग वाटर और एनी अदर फोर्स। प्लीज मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ मास मूवमेंट की, वीडियो पॉज करके। Okay, so it is a downslope movement of rocks, rock debris और soil particles under the influence of gravity. तो gravity responsible है। देखो ये चीज़ ध्यान में रखना, gravity ही हम टर्म यूज करते हैं मास मूवमेंट में। ओके, तो मास मूवमेंट 3 टाइप्स की होती है, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट एंड लैंडस्लाइड्स। ये होता है, राइट। तो स्लो मूवमेंट में क्या आता है, स्लो मूवमेंट हम डिवाइड करते हैं क्रीप, सॉइल क्रीप एंड सॉलिफ्लक्शन। रैपिड में हम डिवाइड करते हैं अर्थ फ्लो, मड फ्लो, एवलांचेस, ये सब आ गए। एंड देन लैंडस्लाइड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, स्लम्प्स, देन रॉक फॉल, अर्थ फॉल, ये सब, राइट। स्लाइड्स भी आ जाता है। तो ये होता है, राइट। ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ग्राफ। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है, स्लो डाउन स्लो मूवमेंट। तो बेसिकली स्लो मास मूवमेंट, तो इट शुड बी इधर क्रीप
और सॉलिफ्लक्शन, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। देन वो क्या कह रहा है, इट इज़ अ सैचुरेटेड और ल्यूब्रिकेटेड विद वाटर। तो आप देखो क्रीप में सैचुरेटेड वाटर नहीं होता, तो क्रीप तो आंसर है ही नहीं। आप इस लॉजिक से निकाल सकते हो कि सॉलिफ्लक्शन आंसर रहेगा। अब जिसने अगर स्लो नहीं रीड किया तो ऑब्वियसली वो फंस जाएगा स्लो और रैपिड के बीच में, बिकॉज ल्यूब्रिकेटेड हम रैपिड मूवमेंट के टर्म में ही यूज़ करते हैं। लैंडस्लाइड के केस में हम वाटर यूज़ नहीं करते, हम बोलते हैं कि डाउन स्लो मूवमेंट है बट देयर इज अ ड्राई वेदर मटेरियल जो मूव कर रहा है, तो ड्राई मटेरियल। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ क्रीप with lubricated water influences the movement. This process is quite common in moist temperate areas. तो moist temperate areas में तो basically solifluction होता ही moist temperate areas में है। When the upper portion gets saturated and when the lower parts are impervious to water percolation, flowing occurs in the upper parts. तो basically solifluction में क्या होता है, देखो, या फिर इसको moist temperate की जगह हम ये भी बोल सकते हैं permafrost region, ये भी टर्म यूज़ कर सकते थे, पर मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया ताकि आपको थोड़ा डिफिकल्टी ना लगे। ओके, तो यहाँ पे क्या देखो पूरा फ्रोजन है विंटर्स के टाइम पे, तो क्या अब आइस में रॉक भी मिक्स है एंड ऑल्सो सॉइल पार्टिकल्स ऑल्सो, राइट, दिस इज अ मिक्सचर। पर नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग समर पीरियड, हमें पता है समर के टाइम टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेट एरियाज में और थोड़ी रेनफॉल भी होती है, तो व्हाट वुड हैपन, जो अपर लेयर है वो अपर लेयर में क्या होएगा, वाटर मेल्ट कर जाएगा एंड ड्यू टू ग्रेविटी व्हाट वुड हैपन, वो वाटर मूव करना स्टार्ट करेगा। अब उस वाटर सैचुरेटेड वाटर में ही सॉइल मिक्स होएगा, तो सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर एंड ऑल्सो सॉइल स्टार्ट्स मूविंग डाउन स्लोप, तो उससे क्या होता है हमें एक स्लो मूवमेंट दिखती है, उसको बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। तो आंसर ये रहेगा। सॉइल क्रीप में क्या होता है, सॉइल क्रीप हमें दिखती है जेंटल स्लोप पे, पर वहाँ पे वाटर रोल प्ले नहीं करता, वहाँ पे एक्चुअली रोल प्ले करता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। सॉइल क्रीप में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स है, डाउन स्लो मूवमेंट की वजह से क्या रहा है, वो ऊपर मूव कर रहा है फिर नीचे मूव, फिर ऊपर फिर नीचे, उसकी वजह से हमें लगता है सॉइल हल्का हल्का सा आगे मूव कर रहा है। ये यूजुअली कहते हैं पहाड़ों पे दिखता है, दिन में गर्मी रात को ठंड, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, तो जब एक्सपेंशन होगा ऊपर हल्का सा मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नीचे फिर से गिर जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हल्का सा वो आगे मूव कर गया, तो उसे सॉइल क्रीप बोलते हैं। अर्थ फ्लो मड फ्लो में क्या होता है, बेसिकली स्टीप्स हमें मॉडरेट स्लोप मिले या जेंटल स्लोप मिल रही है, सॉरी नॉट जेंटल, स्टीप स्लोप, मॉडरेट टू स्टीप स्लोप, वहाँ पे क्या रहा है कोई वेजिटेशन नहीं है और हैवी रेनफॉल हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है डाउन स्लो मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, अर्थ मटेरियल्स एंड मड मटेरियल्स। तो अर्थ फ्लो में थोड़ी कम रेनफॉल होगी, मड फ्लो में बिल्कुल ज़्यादा फ्लो होती है। तो आप देखोगे जैसे पहाड़ों पे जाओगे आप, तो आपको थोड़ा सा दिखेंगे मिट्टी ऊपर से गिर रही होती है और आपको एक नैरो वैली में दिखेंगी, वो गलीज की फॉर्म में आ रही होती है और रोड पे गिर रही होती है, उनको बोलते हैं मड फ्लो, राइट। ओके, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो, जैसे मड फ्लो में कहा था एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, हैवी रेनफॉल, ये दो कीवर्ड्स है, ध्यान रखना। ये सॉलिफ्लक्शन का डायग्राम आप देख सकते हो। ओके, देन लैंडफॉर्म फीचर एंड जियोमॉर्फिक एजेंट, तो इसमें क्या है देखो लैंडफॉर्म फीचर्स कौन कौन से हैं एंड जियोमॉर्फिक एजेंट, ये एनसीईआरटी बीएससी हमें करना है, ज़्यादा इस पर एफर्ट मत डालना, जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना काफ़ी है, उससे ज़्यादा मत पढ़ना प्लीज़, बिकॉज ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता, बस हाँ इसको इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछ लेता है। जैसे एक बार यूपीएससी ने मेंस में पूछा था कि अगर सुनामी से हमें प्रोटेक्ट करना है तो क्या मेजर्स ले सकते हैं हम कोस्टल एरियाज में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको लैंडफॉर्म्स पता होना चाहिए अगर प्रोटेक्शन के लिए। तो प्लीज़ मुझे बताना अगर सुनामी से प्रोटेक्ट होना है तो हमारे कोस्टल फीचर्स क्या होने चाहिए, तो प्लीज़ अब आपको लैंडफॉर्म्स आपने पढ़ लिया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। ओके, तो विंड सीफ बनाता है, हाँ बेसिकली विंड क्या क्रिएट करता है, सैंड ड्यून्स क्रिएट करता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं जिनको बोलते हैं बर्चन्स, जैसे डायग्राम से समझाए तो। ओके, बर्चन्स, तो बर्चन्स ऐसे होते हैं, तो बर्चन्स में क्या हो रहा है बेसिकली जो विंग ऑफ बर्चन है वो क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ विंड है, तो उसको हम बोलते हैं बर्चन्स। देन उसी में क्या होता है अगर विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाए, वेरी करे, तो क्या रहा है प्रॉपर बर्चन्स नहीं बन पाते, रादर सिर्फ एक आधा बर्चन ही बन पाता है, उसको बोलते हैं सीफ। ये क्या रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएबल विंड डायरेक्शन। देन सेकेंडली वी हैव पैराबोलिक, पैराबोलिक में क्या होता है बर्चन का फॉर्म ही है पर यहाँ पे क्या वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन की वजह से कर रहा है सॉइल्स यहाँ पे जम गए, तो विंड अगर कैरी करके ट्रांसपोर्ट कर रहा है सैंड ड्यून्स को या सैंड पार्टिकल्स को और डिपॉजिट कर रहा है तो वो ऐसी फॉर्म में दिखते हैं। तो इसके विंग्स क्या है, विंग्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंग्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो उनको बोलते हैं पैराबोलिक। ऐसी ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स क्या होता है, अगर सॉइल जो सॉइल सोर्स रीजन है वहाँ पे सॉइल ऐसे ट्रांसवर्स की फॉर्म में है, तो विंड क्या कर रहा है, यहाँ से पिक करके आगे डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। लॉन्जिट्यूडल में क्या होता है, वेजिटेशन भी होती है और वेरिएबल डायरेक्शन ऑफ विंड्स होती है, तो इसलिए वहाँ पे हमें क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स। बस ये आपको फैक्ट्स याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। ओके, देन नेचुरल लीवीज। अब हमें पता है सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। नेचुरल लीवीज हम कहाँ देखते हैं, इट इज ओनली फॉर्म्ड बाय द रनिंग वाटर, नॉट ग्लेशियर्स, तो सेकेंड ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो डी इज रॉन्ग। अब हमें पता है 1 and 3 या 1, 3, 4 यही दो सही होंगे, तो 3 हमें पता है सही है। अंडरग्राउंड वाटर स्टैलेगमाइट्स, तो स्टैलेगमाइट्स क्या होते हैं, डायग्राम से देख लेते हैं। अब देखो कीव्स में क्या होता है, अब देखो जब कार्बोनेशन प्रोसेस हो गया, कार्बोनिक एसिड ने लाइमस्टोन रॉक्स को डिसॉल्व कर दिया, तो लाइमस्टोन डिसॉल्व हो गए, तो अब उसमें क्या लाइमस्टोन प्रेजेंट है, राइट। अब क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया रिएक्शन के थ्रू, जो कार्बोनेशन में होता है। अब क्या होगा, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो वाटर जब इवेपोरेट हो जाएगा उस सोल्यूशन में से, तो एक थिक डिपॉजिट्स रह जाते हैं जिनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, और वो क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो उसकी वजह से कहते हैं एक पिलर फॉर्म बनना स्टार्ट होता है, जिनको बोलते हैं स्टैलेगमाइट्स। अगर वो सीलिंग से डिपॉजिट हो रहे हैं नीचे की तरफ, उन्हें बोलते हैं हम स्टैलेक्टाइट्स, और जब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेगमाइट जुड़ जाए उन्हें बोलते हैं पिलर्स। ओके, तो ये अंडरग्राउंड वाटर ही क्रिएट कर रहा है। ऐसी नेचुरल लीवीज रनिंग वाटर क्रिएट कर रहा है ड्यू टू फ्लड्स। तो फ्लड्स में क्या हो रहा है, फ्लड्स जब ये रिवर फ्लो कर रही है, तो जब रिवर फ्लो कर रहा है ऑब्वियसली फ्लड्स होगा, तो फ्लड्स क्या हो रहा है, देयर इज अ स्पिलिंग ऑफ वाटर, तो स्पिलिंग ऑफ वाटर कह रहा है वो सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट करेगा, तो कोर्सर सेडिमेंट्स वो अलोंग दी रिवर बैंक डिपॉजिट कर रहा है, जिनको बोलते हैं लिवीज। फिर उसके आगे वो फाइन डिपॉजिट्स डिपॉजिट करता है जो बनाते हैं फ्लड प्लेन्स, तो ये ध्यान रखना बस। एंड लास्टली वी हैव टोम्बोलोस वेव्स, ये बेसिकली न्यूज़ में भी था, तो इसलिए थोड़ा सा और कोस्टल फीचर्स भी पता होने चाहिए। तो टोम्बोलोस क्या होते हैं, अब देखो बेसिकली आपको पता होगा, सपोज दिस इज कोस्टल लैंडफॉर्म, दिस इज कोस्ट, दिस इज वाटर ओशन, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो रिवर्स वेव्स आ रही है, तो वेव्स ब्रेक हो रही है, तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेंगे, तो कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है जिनको बोलते हैं बार्स, और जब ये सेडिमेंट्स राइज कर जाए, सरफेस पे आ जाए सी लेवल से ऊपर, इन्हें बोलते हैं बैरियर बार्स, राइट। अब ये बैरियर बार्स की अगर एक एज, एक साइड इस कोस्टल से ज्वाइन हो जाए, तो हम उनको क्या बोलते हैं, स्पिट्स। जैसे कि ये पार्ट, ये लैंड हो गया, यहाँ पे बैरियर बार ज्वाइन हो गए, तो उनको बोलते हैं स्पिट्स। और यही स्पिट अगर लैंड, मेन लैंड को और एक आइलैंड को कनेक्ट कर दे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टोम्बोलोस। तो ये क्या कोस्टल फीचर है। आई होप डेफिनेशन क्लियर टोम्बोलोस की। ओके, तो आप ये एक्सप्लेनेशन पार्ट आप रीड कर सकते हो। ओके, लास्ट क्या बोलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक्स एंड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इजी है, पीवेक्यू। वो बोल रहा है मेटामॉर्फिक रॉक्स एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट्स कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। डेफिनेटली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर वेदरिंग प्रोसेस हो, डेन्यूडेशनल प्रोसेस हो, तो सेडिमेंट्स क्रिएट होंगे। सेडिमेंट्स की वजह से क्या होगा, वो डिपॉजिट होंगे, जिसको बोलते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस, और वो क्या क्रिएट करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, पहला ये पार्ट सही है। देन विच एग्जिबिट अ नंबर ऑफ लेयर ऑफ डिपॉजिट्स। तो हमें पता है कि सेडिमेंट रॉक्स में क्या होता है, एक लेयर ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गया, फिर सेकंड लेयर ऑफ, फिर थर्ड लेयर, तो हमें क्या मिलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन मिलती है, या हम बोलते हैं लेयरिंग ऑफ सेडिमेंट्स। तो ऑब्वियसली सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, तो 1 and 2 इज करेक्ट। तो अब हमें देखना है क्या थर्ड सही है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक था, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, तो आपको पता होना चाहिए। गिजराइट एंड कोल दे बोथ आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो कोल तो हमें पता ही है कि दे आर ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। एक नया आपको थोड़ा नॉलेज के लिए मैंने प्रोवाइड कर दिया, गिजराइट। तो गिजराइट भी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। तो आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल्स कुछ एनसीईआरटी से ही है। मैकेनिकल फॉर्मेशन, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, शेल, लोएस। देन ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड गिजराइट, चॉक, लाइमस्टोन, कोल। एंड लास्टली केमिकली फॉर्म्ड दी सेडिमेंट्री रॉक्स, शर्ट, लाइमस्टोन, हलाइट, पोटैश। तो ये एग्जाम्पल्स है, प्लीज़ रट्टा मारना है आपको, बार बार देखते रहना, रिवाइज करते रहना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा। किसी को कोई भी डाउट प्लीज़ पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ अब हम स्लीपी क्लासेस
75th इंडिपेंडेंस डे की स्पेशलिटी और स्लीपी क्लासेस के 5 ईयर्स की स्पेशलिटी को ध्यान में रख के हम एक यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जो टारगेट रहेगा हमारा नेक्स्ट ईयर 2023। 30 टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड होगा, कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी, फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी, हर तरह के पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। आपको प्रीमिक्स से आइडिया लग ही रहा है, यही अभी आप 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे टेस्ट सीरीज में। तो अभी हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज की कॉस्ट 4500 है, पर आज के दिन की स्पेशलिटी को ध्यान में रख के हम 3500 रुपीज़ हमने रखा है, 1000 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप कोड यूज़ कर सकते हो 15 अगस्त। तो प्लीज़ आप जाओ पोर्टल पे जाके रजिस्टर करो, और 2 हफ्ते के लिए हमने पहला टेस्ट ओपन रखा है ताकि आपको आइडिया भी लगे टेस्ट कैसे आएंगे। आप तभी ज्वाइन कर, ताकि आपको आपकी डिमांड के हिसाब से अगर आपका पेपर सेट हो रहा है तो आप ज्वाइन करो प्लीज़। तो आप जाओ और टेस्ट करो, वो डेमो टेस्ट दो आप। ओके, थैंक यू सो मच once again. Happy Independence Day to all of you, and once again I congratulate from Sleepy Classes to all of you that thank you so much for all the love and support, and just ये फेथ हमारे ऊपर बनाए रखो और हम वो फेथ इंटैक्ट रखेंगे और आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे हेड।